सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र की कक्षा हम लोग प्रतिदिन करते हैं। उसमें जो हम लोगों के पास में बृहत पराशर होरा शास्त्र पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 144 पर वृषभ लग्न के कारक मारक ग्रहों के बारे में बतलाया गया है, जिस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कल की कक्षा में किया था। और यह हम लोगों ने अपनी सहमति बनाई थी कि वृषभ लग्न के प्रमुख कुछ योग के बारे में जो प्रचलित है, जो आवश्यक है, जो हम सबों को सदैव याद रखने चाहिए, इस योग पर भी एक आध क्लास हो जाए। तो उस विषय वस्तु पर आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर कल हम लोग मिथुन लग्न पर आधारित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वृषभ लग्न के लिए धन योग क्या हो सकते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली हो, वृषभ लग्न की कुंडली हो और दूसरे भाव में बुध एवं शनि हो, दूसरे भाव में बुध एवं शनि हो, इससे सर्वोत्तम योग कोई नहीं होता वृषभ लग्न के कुंडली के लिए। इन चीजों को हम सबों को समझना चाहिए, इन चीजों को हम सबों को समझना चाहिए। तो है क्या यहाँ पे जो हमने लिखा कि शनि देव एवं बुध देव की युति, और वो भी दूसरा भाव, और वो भी धन योग। तो बुधदेव क्या है, यहाँ पर धनेश भी है और पंचमेश भी है, यानी कि बुद्धि और धन दोनों के स्वामी है। शनिदेव कौन है, भाग्य भाव के भी स्वामी है, कर्म भाव के भी स्वामी है। भाग्य भाव एवं कर्म भाव दोनों भाव के स्वामी हैं, और दोनों में नैसर्गिक मित्रता भी है, दोनों में नैसर्गिक मित्रता। तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में यह बातें वर्णित है कि यदि कोई ग्रह नैसर्गिक मित्र हो, गुण धर्मों के आधार पर और भावेशों के आधार पर भी सहधर्मिता हो, और दोनों का परस्पर संबंध हो, यह सर्वोत्तम योग कहा जाता है। और वह भी संबंधित भाव में ही बन जाए तो इससे और अच्छा क्या कहना। हम सबों ने कुल की कक्षा में यह पढ़ा है कि यदि सहधर्मी वाले भाव, अब 10वां भाव काम करने का है, नौकरी करने का है या व्यवसाय करने का है, लाभ के लिए हम कोई भी काम करते हैं, वह 10वां भाव। आय क्या हुआ नहीं हुआ अलग बात है, खर्चा क्या हुआ नहीं हुआ। हम कोई भी काम करते हैं बचत के लिए, तो बचत भाव का स्वामी और कार्य भाव का स्वामी, यानी कि काम भाव और बचत भाव दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा, यहाँ पर देखा जाए कि भाग्य और बुद्धि दोनों ही भाव के स्वामी, भाग्य भाव और बुद्धि भाव दोनों में समरूपता है, सहधर्मिता है। हमारी बुद्धि, हमारे पास में उत्तम बुद्धि नहीं होगी या बुद्धि और भाग्य का तालमेल नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन भावों में भी सहधर्मिता है, और इन ग्रहों के, इन दोनों के स्वामियों के गुण धर्मों में भी सहधर्मिता है। जब गुण धर्मों में सहधर्मिता है तभी तो एक दूसरे के मित्र है ना जी। तो यहाँ तो दोनों ही प्रकार से नियम लागू हो रहे हैं ना। दोनों ही नियम से लागू हो रहे हैं, इसलिए यह सर्वोत्तम धन योग दूसरे भाव में बना है। अब कहेंगे कि अगर यह किसी अन्य भाव में होता तो क्या यह धन के योग नहीं बनते? बनते, कम बनते, फिर योग में दूसरा योग लग जाता। अगर यही शनि बुध की युति पंचम भाव में होगा तो क्या होगा? ज्ञान में वृद्धि।
व्यक्ति तपस्वी स्वभाव का हो जाएगा, कोई ना कोई इष्ट साधना जरूर करेगा। शनि संन्यास के भी कारक है। शनि यहाँ भाग्य भाव, धर्म भाव, पुण्य भाव, पूजा भाव, पाठ भाव, मंदिर भाव के भी स्वामी हो गए, और शनि संन्यास के भी कारक है। और साधना भाव में बैठ गए और उसके स्वामी के साथ में बैठ गए। और बुधदेव ऐसे ग्रह हैं कि इनके साथ में जो ग्रह हो जाता है उन्हीं के गुण धर्मों को लेकर आप आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे बुधदेव ऊंच के भी है। तो यह मंत्र की साधना के तरह तरह का खोज करेगा व्यक्ति, यानी कुछ नया अन्वेषण। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाए तो भाव बदल जाने से ग्रहों की युति तो वही है, लेकिन भाव के बदल जाने से फलों में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? जी। चाहे यह नवम भाव में हो जाए तो भी धन के लिए सर्वोत्तम नहीं हुआ, पूजा पाठ इत्यादि के लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अगर दसम भाव में बना तो धन के लिए ठीक है, लेकिन कार्यों में अधिक मन लगना, पैसे की बचत हो ना हो वह अलग बात है। पैसे की बचत हो ना हो अलग बात, लेकिन धन के बचत के दृष्टिकोण से यदि शनि एवं बुध दूसरे भाव में है तो क्या इससे सर्वोत्तम योग हो सकता है? नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर। वृश्चिक राशि छोड़कर अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो, वृषभ लग्न की कुंडली हो और सूर्य और बुध की युति हो, यानी कि बुद्धादित्य योग हो, बुद्धादित्य योग हो, और दोनों में से सूर्य और बुध में दोनों में से कोई भी एक ग्रह नीच के ना हो, दोनों में से कोई ग्रह नीच के ना हो ना, तो वृषभ लग्न की कुंडली में बुद्धादित्य योग अपने आप में एक महान योग हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्यदेव चतुर्थेश होते हैं एवं बुधदेव पंचमेश होते हैं। चतुर्थेश एवं पंचमेश की युति अपने आप में एक प्रभावी युति है, महायोग वाली युति है, तरह तरह की संभावनाओं को देता है। तो यह भी योग हो गया, बुद्धादित्य योग बना सूर्य बुध की युति, यह भी अपने आप में ठीक है। तो किसी भी भाव में होगा ज्यादा लाभ दे देगा, लेकिन 11वें एवं छठे भाव में नहीं, क्योंकि छठे भाव में होंगे तो सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, 11वें भाव में होंगे तो बुधदेव नीच के। तो संबंधित ग्रह अगर नीच का हो जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा युति धनु लग्न की भी कुंडली में होती है। अगर धनु लग्न की कुंडली हो और बुद्धादित्य योग हो, वह ज्यादा प्रभावी हो जाता है, वृषभ लग्न से भी ज्यादा, वृषभ लग्न से भी ज्यादा। इसका कारण क्या हो सकता है? हम सबों को समझते हुए चलना चाहिए। अगर धनु लग्न की कुंडली अगर हो जाती है, यहीं पे हम जैसे धनु लग्न रंग बदलते हैं, अगर धनु लग्न की कुंडली अगर हो जाती है, यहाँ 9, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, और बुद्धादित्य योग हो जाए, और बुद्धादित्य योग हो जाए, बुद्धादित्य योग हो जाए, तो वह बुद्धादित्य योग कहाँ कहाँ न हो? चौथे भाव एवं 11वें भाव में। चौथे भाव में होगा तो बुध नीच का हो गया, 11वें भाव में होगा तो सूर्य नीच के हो गए ना। अगर धनु लग्न की कुंडली मान ली जाए तो
जी जी। और यहाँ सूर्य देव नवमेश भी है और नवम भाव के कारक भी। बुध देव दशमेश है, इनकी उच्च की राशि पड़ी हुई है और बुध देव दशम भाव के भी कारक हैं। दोनों अपने अपने भाव के कारक हो गए और नवमेश दशमेश की युति हुई। यह एक अपने आप में महान योग। दूसरा बुद्ध्यादित्य योग। और इसमें और सोने पे सुहागा क्या हो जाता है कि लग्न धनु राशि की है, यानी कि लग्नेश कौन है? जो सूर्य के मित्र हैं। लग्नेश सूर्य के सूर्य के मित्र हैं। जब योग कारक ग्रह इसमें जब सूर्य बुध की युति होती है तो प्राथमिकता किसकी हो जाती है? क्योंकि बुधदेव तो वहां पर अस्तित्व विहीन रहते हैं, अस्त रहते हैं, प्राथमिकता तो सूर्य की ही होती है। तो यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी का की मित्रता लग्नेश से भी है, यानी कि सूर्य की मित्रता लग्नेश से है। बुद्ध्यादित्य योग होगा तो बुध की प्रधानता या सूर्य की प्रधानता? सूर्य की प्रधानता हो जाएगी। हालांकि वो तो बुध के सहयोग से ही बुद्ध्यादित्य योग बना। अब यहाँ पे यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तो सूर्य की यदि प्रधानता बनती है चतुर्थेश होकर के, तो यह क्या बनते हैं? क्या लग्नेश के मित्र हैं? नहीं, लग्नेश तो इनको शत्रु मानता है। लग्नेश इनको शत्रु मानता है। तो फिर यह बुद्ध्यादित्य योग ज्यादा लाभकारी वृषभ लग्न में हुआ या धनु लग्न में हुआ? धनु लग्न में बुद्ध्यादित्य योग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि ये नवमेश दशमेश होते हैं। हालांकि यहाँ भी ठीक है, शत्रु रहते हैं, लग्नेश के शत्रु हो जाते हैं, लेकिन सूर्य शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन ये लोग तत्कालिक मित्रता में रहते हैं, इसलिए उतनी अधिक समस्याएं नहीं होती। अब बात आगे बढ़े। जी। अब इसके बाद में अगर शुक्र एवं शनि की युति 9वें भाव में बनता है, 10वें भाव में बनेगा तो उतना लाभ नहीं है। 10वें भाव में उतना लाभ नहीं है, लेकिन 9वें भाव में थोड़ा ज्यादा ही लाभ। इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में या तुला लग्न की कुंडली में शनि किसी को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि योग कारक ग्रह हो जाते हैं। शनि योग कारक ग्रह हो जाते हैं। यदि अगर बुध एवं बृहस्पति की युति होती है, देवगुरु बृहस्पति एवं बुध की युति होती है, तो यह अच्छा होता है। बुध बृहस्पति की युति अच्छी होती है आय के दृष्टिकोण से। किस चीज के दृष्टिकोण से? बचत के दृष्टिकोण से। ऐसा क्यों? बुध बृहस्पति की जब युति होगी कहीं भी हो कुंडली में, बुधदेव पंचमेश है, बुधदेव पंचम भाव के बुध एवं गुरु की युति हो जाए तो बुधदेव क्या है? द्वितीय से एवं पंचमेश है। देव गुरु बृहस्पति क्या है? यह अष्टमेश एवं एकादशेश। तो इनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है। मूल त्रिकोण राशि
अष्टम भाव में है। अष्टमेश का संबंध जिस ग्रह से होता है उस भाव के फलों में हानि होता है। यह प्रारंभिक नियम है। यह क्या है? प्रारंभिक नियम है। प्रारंभिक नियम है। लेकिन यहाँ पर एक बातें और है, कुछ सभी ग्रहों के विशेष गुणधर्म होते हैं, उस गुण धर्मों को भी ध्यान में देना चाहिए। यहाँ पे बुध क्या है? अगर यह बुद्धि है, विवेक है, यहाँ से देखें यदि बुद्धि है, विवेक है, तो देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर उसकी निपुणता प्रदान करने वाले हैं, यानी कि उसमें अग्रिम सोच लाने वाले हैं, यानी कि उसको शिखर तक पहुंचाने वाले हैं। अष्टमेश होते हुए भी। हाँ, 8वें भाव से पीएचडी देखते हैं ना आप लोग जी। तो पीएचडी क्या है? शोध क्या है? ज्ञान की आखिरी सीमा है ना। जी 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 जी। ज्ञान की आखिरी सीमा है। तो सीखना और ज्ञान की परिसीमा जब दोनों इकट्ठा हो जाएगा, हालांकि बचपना में थोड़ा जिसके अष्टमेश एवं पंचमेश की युति होती है, अधिकांशतः व्यक्ति यू टर्न लेता है। अधिकांशतः व्यक्ति यू टर्न लेता है। यू टर्न का मतलब सकारात्मक यू टर्न लेता है। शुरू में पढ़ने में मन न लगेगा, लेकिन जो ही उम्र अधिक होगी ना, जब मैट्रिक के बाद आगे जाएगा, इंटर वगैरह में जाएगा ना, तो वह यू टर्न लेने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। हालांकि उसमें सहयोग होना चाहिए लोगों का, अभिभावकों का, और वैसे परिवेश में रहे जहां पर उसको जुनून मिले देखने को, तो यू टर्न ले लेगा। हमारे पास में एक ऐसी कुंडली थी, हम उस बच्चे की बात बार बार करते हैं कि वो लड़का इंटर फेल किया था। हमने कुंडली देखी, हमने उपाय बतलाया, सकारात्मक माहौल मिला, ग्रेजुएशन भी लड़का किया, अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया, बीपीएससी का एग्जाम दिया, जातक क्वालिफाई भी किया, और आज वह पदाधिकारी है और सरकार की तरफ से उसे गाड़ी मिली हुई है। उसके गाड़ी पर, जिस गाड़ी से चलता है उस पर लिखा हुआ है बिहार सरकार। तो वहां पंचमेश एवं अष्टमेश की युति, यह शोध हो गया, यानी कि परिसीमा हो गई। जहां पे सोचने की शक्ति का जब व्यक्ति उपयोग करने लगता है, वह 8वां भाव है। तो सीखना और सोचने की शक्ति के उपयोग करना 8वां, दोनों का समायोजन हो। हम बचपना में थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहते। तो बुद्धि तो जब यहाँ पर इस वृषभ लग्न की कुंडली में बुध गुरु की जब युति होगी, तो बढ़ते उम्र के साथ में जब व्यक्ति परिपक्व होने को होगा, तो क्या बुद्धि में प्रखरता काफी होगी कि नहीं होगी? आ जाएगी प्रखर। और भी लोग हैं, चंदन जी भी बोले, बोनी जी भी बोले कि क्या प्रखरता आएगी या नहीं आएगी? प्रणाम गुरु जी। जी हाँ गुरु, आएगी। प्रखरता आ गया, तो जिसके पास में प्रखरता आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ जब प्रखरता बुद्धि की आ जाएगी, तो यह बुध देव तो धनेश भी है और देवगुरु बृहस्पति आय भाव के भी स्वामी हैं। तो यह भी आय के लिए उत्तम योग है, लेकिन उतने उत्तम योग नहीं जो बुध शनि की युति की है। यहाँ पर गुरु धनेश होते, देव गुरु बृहस्पति धन के कारक भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अष्टमेश ही तो है। मूल त्रिकोण राशि तो 8वें भाव में। अगर यह संबंध भी बना और मंगल से यदि यह दृष्ट हो जाए, तो और नुकसान हो जाता है, क्योंकि द्वादशेश हो जाएगी। अब यहाँ पर द्वादशेश किसको याद दिला देगा? गुरु को अष्टमेश का गुण याद दिलाएगा। या शुक्र से दृष्टि हो जाए तो फिर शुक्र जो है खष्टेश का गुण दिलाएगा यार। देवगुरु बृहस्पति जो है फिर वैसे हो जाए। मतलब अगर मान लिया जाए कि 6ठा 8वां 12वां भाव कुंडली का अवगुण वाला भाव है ना, 6ठा 8वां 12वां तो अवगुण वाले ही भाव है ना,
जी गुरु। तो जब इनमें ज्ञान का संचार होगा, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जवाबदेहियां बढ़ेंगी, तो मन में एहसास होगा कि थोड़ा कमा लो जी, तो कमाने के प्रति, लेकिन मन गया, कमाने लगा, तो फिर वह 12वां और दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया, विवाह भी हुए, सब कुछ हुआ। तो भाई कमाओ, जवाबदेही पूरी करो, फिर कुछ पैसे जमा करो। लेकिन अगर वही द्वादशेश या खष्टेश से दृष्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पे जो अष्टमेश देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति को अष्टमेश का गुण याद आ जाएगा, तो फिर वह तो यहाँ का फल ज्यादा देने लगेंगे, यहाँ का फल तो नुकसान कर सकता है। बातें स्पष्ट हुई, आगे बढ़े। जी गुरु जी। अभी जो हम सूत्र बोलने जा रहे हैं, वह सूत्र यह वृषभ लग्न की नहीं है, वह कॉमन सभी लग्नों की। ग्रह बदल जाएंगे, नियम वही रहेगा। ग्रह बदल जाएंगे, नियम वही रहेंगे। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं ग्रह के नाम को लेकर, तो कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो, यदि वृषभ लग्न की, यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो और शुक्र बुध एवं शनि का परस्पर संबंध हो। कहने का मतलब यह है, यह हमने टेढ़ी मेढ़ी भाषा में लिख दिया, समझने के लिए आसान है, नौसिखिए भी समझ जाएंगे इसको कि वृषभ लग्न की कुंडली है तो शुक्र बुध एवं शनि की युति हो जाए तो धनयोग होगा। लेकिन समझना इसको यह है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, किस नियम से हम सबों को समझना है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश, पंचमेश एवं भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश का किसी भी प्रकार का संबंध हो तो क्या होगा? धनयोग होगा कि नहीं होगा? ये तो हर प्रकार के सुख वाले योग बन गए ना। जी गुरु जी। और सभी लग्नों में लग्नेश, पंचमेश एवं भाग्येश आपस में मित्र होते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली ले लीजिए, क्या आप सबों को यह ज्ञात है बातें या नहीं है? ध्यान में नहीं था सर। ध्यान में नहीं था तभी बता देते। तो यहाँ पर तो ये देख लीजिए, वृषभ लग्न की बात मान लिए कि तीनों आपस में मित्र हैं। चाहे कन्या लग्न की कुंडली हो, तीनों आपस में मित्र हैं। चाहे मकर लग्न की कुंडली है, तीनों आपस में मित्र है। अब मेष लग्न की कुंडली मान ले, तो मेष लग्न की कुंडली के लिए अगर यह लग्न है तो यह पंचम है और यह नवम है। तो मंगल, सूर्य एवं गुरु ये तीनों आपस में मित्र हैं। अब लग्नेश अगर यह धनु लग्न की कुंडली होगी तो पंचमेश मंगल, नवमेश सूर्य। अगर सिंह लग्न की कुंडली होगी तो पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल, तीनों आपस में मित्र होगा।
हो गए कि नहीं हो गए? तीन 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 6 लग्नों को तो हम लोगों ने देख ही लिया, और भी देखे। अगर मकर लग्न की कुंडली हो जाए, भले कुंभ लग्न की कुंडली हो जाए, तो पंचमेश बुध एवं भाग्य भाव के स्वामी शुक्र, तीनों आपस में मित्र हो गए। अब चाहे मिथुन लग्न की कुंडली हो तो पंचमेश शुक्र और भाग्येश शनि आपस में मित्र हो गए। अगर वृश्चिक लग्न की ही कुंडली अगर बन जाती है, यदि वृश्चिक लग्न की ही कुंडली क्यों ना बन जाए, तो पंचमेश देव गुरु बृहस्पति, भाग्येश चंद्रमा, तीनों आपस में मित्र। अगर कर्क लग्न की कुंडली बन जाए तो पंचमेश मंगल आपस में मित्र, भाग्येश देव गुरु बृहस्पति आपस में मित्र। तो किसी भी लग्न की कुंडली में क्या यह नियम प्रभावी होता है कि नहीं कि लग्नेश पंचमेश एवं भाग्येश, जो तीनों ही शुभ भाव है, तीनों त्रिकोण है और कुछ है, ठीक है, और आपस में किसी भी प्रकार का संबंध हो लग्नेश पंचमेश एवं भाग्येश का किसी भी लग्न की कुंडली में, तो यह अच्छा योग है या बुरा? अच्छा योग। अच्छा तो हम लोग इस नियम से क्यों याद रखें कि वृषभ लग्न की कुंडली हो और शुक्र बुध और शनि की परस्पर संबंध हो तो अच्छा धन योग होता है, किसी एक लग्न को आधार मान करते हैं। हम लोग इस सूत्र को ऐसे याद रखें कि किसी भी लग्न की कुंडली हो लग्नेश पंचमेश एवं भाग्येश का परस्पर किसी भी प्रकार का संबंध हो तो शुभ होगा। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले जरा सा इसको मिटाते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। आप लोग भी विद्वान हैं, पुराने एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, कोई एकाध धन योग आप लोगों के भी मन में हो, आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि जो सामान्य सूत्र है कि हाँ दशमेश एवं एकादशेश की युति हो, ये तो खैर वैसे है, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता हो, उन सूत्रों पर चर्चा हो तो अधिक बात है। चलिए जी, कल बात करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि राजयोग प्रदाता होता है। क्या आज की कक्षा में जितने भी सदस्य लोग शामिल हैं, क्या कोई वृषभ लग्न वाले हैं? जी गुरु जी, मेरे बेटे का है। हाँ जी, और तो बेटा तो छोटा हुआ है अभी, कमाने जब पढ़ लिख लेगा, पूरा पारंगत हो जाएगा, कोई काम करने लगेगा, तब तो आय की बात होगी। जी है कोई वयस्क व्यक्ति ऐसा जो वृषभ लग्न? चलिए हम बताते हैं। शनि राजयोग देते हैं, इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं, लेकिन लाभ भी देते हैं, मतलब कि राजयोग देते हैं और आय के साधन भी देते हैं, लेकिन आय के साधन को अस्थायी रूप से बरकरार रखने का जो गुण है वह पूर्ण गुण उनमें नहीं पाया जाता। जी आय के अस्थायी साधन दे देते हैं, यानी कि आय ठीक ठाक देते हैं, लेकिन उस आय को कंप्लीटली बरकरार रखने के लिए जो एक उत्तम गुण होने चाहिए उसमें थोड़ा कमी पाया जाता है, ऐसा क्यों? जी यह एक गुण
वृषभ लग्न में ही नहीं लागू होता, यह एक और कुंडली पर लागू होता है, क्योंकि अस्थाई आय यह है। तो आय तो यही है ना, 11वां भाव, जी और उस आय को अस्थाई रखने के लिए बुद्धि कहाँ से मिलेगा? पंचम भाव से जी। पंचम भाव से। तो पंचम भाव में बुधदेव की राशि है, पंचम भाव में बुधदेव की राशि। बुधदेव की राशि भी मूल त्रिकोण राशि है ना। यहाँ पर बुधदेव बलवान है, देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, यानी कि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। पंचम पंचम भाव में बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और यह देवगुरु बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं, बुध से अज्ञान लेते नहीं है, बुध से ज्ञान नहीं लेते। नहीं। और यही अगर यहाँ पे 3 नंबर की राशि होगी, अगर यहाँ पे पंचम भाव में अन्य लग्नों की चर्चा कर ली जाए, कैसी स्थितियां कब बनेगी, तो यहाँ पर यदि 3 नंबर की राशि होगी तो यहाँ 9 नंबर की राशि होगी, 12 नंबर की राशि, तो क्या यह गुण यहाँ पर प्रभावी होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि बुध देव की यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि नहीं है, यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि देवगुरु बृहस्पति की है, इनको सुझाव सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं। और दोनों ही राशियों के मालिक अकेले यही, यानी कि आय भाव एवं स्त्री भाव। इसलिए अक्सर देखा गया है कि वृषभ लग्न वाले तो आय के साधन तो आ जाते हैं, लेकिन उस साधन को बरकरार रखने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि ग्रहों की स्थिति अशुभ स्थिति में हो तो और हालत खराब। तो क्या करना चाहिए गुरुजी इसमें? इसमें इसमें क्या उपाय करना चाहिए? फिर देवगुरु बृहस्पति को बल दे नहीं सकते, क्योंकि वो अष्टम भाव के भी स्वामी है, और बुध को अगर दे सकते हैं बल, क्योंकि धन भाव के भी स्वामी है और पंचमेश भी है, तो बुध को बल दे सकते हैं यहाँ पे। तो बुध को बल दीजिएगा, ज्यादा बल दीजिएगा तो देवगुरु बृहस्पति लेना तो नहीं चाहेंगे ना। देवगुरु बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति अवस्था में वृद्ध है और यह बचपना है, तो क्या बुढ़ा बालक से सहयोग लेगा? नहीं गुरुजी नहीं। और आपने अभी जो एक शब्द कहा है, कृपया अपना कैमरा खोले, आपका आमने सामने जब वार्तालाप होती है तो बड़ा उत्तम लगता है। तो देखिए, समस्या को पहचानिए और उपाय कीजिए। कभी कभी ऐसी बात होती है कि समस्या कहीं और होता है और उपाय कहीं और होता है। आपने कहा कि अष्टम भाव के स्वामी का उपाय नहीं कर सकते, बलवान नहीं कर सकते, लेकिन है तो ये शुभ ग्रह ना। जी गुरुजी, शुभ ग्रह है ये, शुभ ग्रह है। कृपया कैमरा खोल के रखें, हम आपसे प्रश्न करेंगे, आप अपने ज्ञान के आधार पर जवाब दीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके ही द्वारा मैं सुनना चाहूंगा। तो हमने कहा कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो तो अस्थाई आय तो होते हैं, मतलब आय मिल जाता है, राजयोग दे देता है, लेकिन उस राजयोग को बरकरार रखने में परेशानी दिक्कत आती है, थोड़ी समस्या परेशानी दिक्कत आती है। तो यदि हम बुधदेव का ज्यादा बलवान करते हैं तो कितने बुधदेव को बलवान कर देंगे? तो देव गुरु बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं, बुधदेव बचपना है, देव गुरु बृहस्पति प्रौढ़ावस्था के हैं, तो प्रौढ़ व्यक्ति छोटे व्यक्ति से सहयोग लेता नहीं है, नहीं लेता। तो अगर हम देवगुरु बृहस्पति को अगर बलवान करते हैं तो क्या होगा?
यह आय है। आठवां भाव क्या है? आय है और लंबी बीमारी भी है। आय है, लंबी बीमारी लंबी बीमारी भी है। तो बलवान कहाँ करना है? जैसे है वैसे छोड़ देना है, प्रसन्न करना है। क्या करना है? प्रसन्न। तो यदि आप प्रसन्न करते हैं तो लंबी बीमारी नहीं देंगे या देंगे? जी नहीं देंगे। तो लंबी बीमारी नहीं देंगे। अगर आप प्रसन्न कर रहे हैं तो वह 10वें भाव का आय बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 10वें भाव का आय बढ़ाएंगे। 10वें भाव का आय बढ़ाएंगे। एक काम छूटा नहीं, मन भरा नहीं, तब तक दूसरा काम इंतजाम करके रखे रहेंगे। इनकी काम की कमी नहीं। तो जब काम की कमी नहीं तो फिर आय की कमी नहीं। क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी अगर गुरु जी, अगर हम अब देखिए, समस्या कहाँ से है, उपाय कहाँ से है, क्या कहाँ से समस्या है? तो जो समस्या आय प्रभावित होने वाली, यदि हम स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने आय के स्रोत बढ़ा लेंगे। तो आय का स्रोत बढ़ेगा कहाँ से? 10वां भाव तो काम करने का है। 10वां भाव काम करने का है। काम का आगमन कहाँ से होगा? जहां हम काम कर सकें। तो काम का आगमन, काम का आय 11वां भाव। 11वां भाव उस किसका? तो 10म का 11वां। क्योंकि लाभ तो वही है, आय तो वही है, 10वें का आय तो 8वां ही है। इसीलिए तो सुबह की एक कक्षा चलती है, उसमें हम लोग होरा लग्न कुंडली पाठ अष्टम भाव में ढेर सारे ग्रह बैठे हैं। तो जब ढेर सारे ग्रह है तो कुछ ना कुछ ग्रह तो अच्छे हैं ही। एक ही ग्रह खराब हो सकते हैं ना, नीच के हो सकते हैं, या 2 ग्रह, एक आध ग्रह शत्रु राशि के हो सकते हैं। अन्य अगर 4 ग्रह है, 3 ग्रह है, तो 1-2 ग्रह तो बलवान होगा, अच्छा होगा। तभी तो नए नए प्रकार के काम आते जाते रहते हैं। व्यक्ति काफी काम करता है और काम के दायरे बढ़ते चले जाते हैं और आय काफी बढ़ता चला जाता है। जितने अधिक ग्रह होंगे उतने अधिक प्रकार से व्यक्ति गहन चिंतन मनन करेगा, क्योंकि 8वां भाव तो मनन चिंतन का भी। इसलिए तो उसके आय 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह बड़े महापुरुषों की होती है, मनन चिंतन करने वाले की होती है। जिसके आय काफी होते हैं 8वें भाव में ग्रह बैठे। तो अकॉर्डिंग टू एज वह थोड़ा बचपना में समस्या देगा, बचपना में समस्या देगा, समस्या देगा। देगा। तो हमें तो उतना नाम का ज्ञात नहीं है, आप लोग तो खैर शहर बाजार में रहते हैं, आप लोगों को ज्यादा नाम ज्ञात होगा। बड़े बड़े जो धनवान व्यक्ति हैं, उनके बारे में जीवनी देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, यह बचपना में थोड़ा, आज इतना है तो बचपना में बहुत दूसरे क्वालिटी के थे, बहुत कम पैसे थे उनके पास में, या उन्होंने जीरो से शुरू किया और आज करोड़ों तक पहुंच गए। तो बचपना में समस्या दिखलाया वो, क्योंकि जब तक 8वें भाव का जो काम है वह काम करने के लायक जब तक वे नहीं थे, तब तक वह समस्या दिया। और जब मनन चिंतन उस ग्रह के हिसाब से करने लगे, वह ग्रह अच्छा फल देने लगा, तरह तरह के काम करने लगे। फर्श से आसमान तक का सफर तय किया उन्होंने। जी गुरु जी, सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो अब आप बतलाइए कि क्या देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहिए या नहीं? जी गुरु जी, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, जिससे प्रसन्न हो गया, मंत्र द्वारा या विधिवत पूजा हवन के द्वारा? हाँ जी, वही बात। हम वैदिक मंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे। हम तांत्रिक मंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे। तांत्रिक मंत्र से बल बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, जी गुरु जी। एक आधे सूत्र और चर्चा कर लेते हैं। तो अब इसके बाद में अगर यही शनि योग कारक है
लेकिन यह दूसरे भाव में अच्छा फल नहीं देता, दूसरे भाव में अच्छा फल नहीं देता है। नहीं। लेकिन आयु के दृष्टिकोण से वो अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़े, चाहे तीसरी पड़े, चाहे 7वीं पड़े, चाहे 10वीं पड़े, दीर्घायु बनाता ही है। लेकिन 10वीं दृष्टि भले ही उपकारक ग्रह क्यों ना हो, काम देते हैं, भाग्य देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। या घरेलू सुखों को नाश करते हैं, आय के लिए ठीक ठाक, परंतु घरेलू सुखों के लिए ठीक नहीं है। यो कारक ग्रह जो होते हैं वह समृद्धि में सहायक होते हैं। पापग्रह अपने गुण धर्म नैसर्गिक गुण कोई ग्रह कभी नहीं भूलता। जैसे आंवले का आप मुरब्बा ही क्यों ना बना दीजिए, लेकिन आंवले का मुरब्बा खाइएगा, आज बना दिए 6 महीने बाद में खाइएगा तो आंवले का स्वाद अपना वह किसी भी तरह से दिखला ही देगा। ठीक उसी प्रकार शनि सूरज की राशि को देखेंगे तो घरेलू माहौल को खराब करते ही। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबको अच्छी लगी हो और कक्षा अच्छी रही। कल हम लोग मिथुन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों की सहमति हो तो इस प्रकार के एकाध सूत्र और 2 4 5 सूत्र और हम लोग जी गुरु जी यहाँ पे हम सबों ने सभी लग्न की कहा कि चतुर्थेश नवमेश की युति परस्पर राशि परिवर्तन अच्छे योग का निर्माण करता है, परंतु वृषभ लग्न की कुंडली में यह योग उतना लाभकारी नहीं होता, क्योंकि दोनों ग्रहों में नैसर्गिक गुण धर्म है ही नहीं। एक प्रकाश है तो दूसरा अंधकार है, यह नैसर्गिक गुण है। हल्का फल्का जब भावेशों का राशि परिवर्तन है, योग है, वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन एक जो वास्तविक जितनी लाभ चाहिए वह नहीं मिलता। कुछ ऐसे सूत्र सब है जो सभी लग्नों पर प्रभावी तो होते हैं, लेकिन वह सूत्र किसी खास लग्न पर प्रभावी नहीं होते। हम सबको डिस्कस। चलिए अच्छी बात है। तो हमारे जहन में तब ढेर सारे सूत्र आते जा रहे थे, लेकिन अब समयाभाव के कारण और एक दिन की कक्षा होती तो चलता रहता है, लेकिन कक्षा तो प्रतिदिन होनी है। रोज थोड़े थोड़े सीख लेंगे, सीखना